स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों वैसे तो देश के अंदर कई ऐसे केसेस होते रहते हैं जो शायद कभी नहीं होना चाहिए और इससे काफ़ी ज़्यादा पीड़ा भी होती है, लेकिन कई बार ऐसे केसेस आते हैं जो कि देश की दिशा को बदल देते हैं। मतलब पूरे देश का आक्रोश आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। और हम सब जानते हैं कि 2011-12 में जो निर्भया वाला केस हुआ था उसने पूरे देश को हिला दिया था, और वो जो तस्वीर है, वो जो यादें हैं, वो अभी भी ताज़ा हैं। और इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर जो कोलकाता में पूरा केस हुआ है, एक डॉक्टर ट्रेनी के साथ जो किया गया है, उसको लेकर पूरे देश के अंदर अगेन काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। और इसीलिए आप देखिए यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने सुओ मोटो केस लिया है, मतलब खुद से यहाँ पर इस पूरे केस की सुनवाई की है और कल ही बहुत सारे निर्णय लिए हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय है कि एक टास्क फोर्स का गठन करना। ये आप देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट सेट्स अप टास्क फोर्स सजेस्ट सेवरल चेंजेस इन हेल्थ केयर। मतलब कि देश में हेल्थ केयर की जो व्यवस्था है, और स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं, महिलाएं डॉक्टर्स हैं, उनके लिए फैसिलिटी सरकार क्या दे रही है, उनके लिए व्यवस्था क्या की गई है, उनके सेफ्टी को लेकर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करने की आवश्यकता है। और इसी के ऊपर पूरा फोकस सुप्रीम कोर्ट का कल गया है, और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसके अंदर आपको सीनियर डॉक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मेडिकल एसोसिएशन के हेड्स देखने को मिलेंगे। और ये आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 जजों की जो बेंच है, एक तो जो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ ही साथ यहाँ पर जो जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, ये बेंच के अंदर थे। और ये सारी चीज़ें तब हो रही हैं, आपको ये समझना है कि जब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ इस पूरे केस के अंदर। मतलब जब से ये पूरा मामला आया है सामने, तब से आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए, स्पेशली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर, कि किस तरीके से केस को एक बार दबाने की कोशिश की गई, बोला गया कि सुसाइड होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर मामला काफ़ी बड़ा हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सारा जो केस है वो अब CBI के हैंडओवर कर दिया गया, लेकिन अगेन आपको समझना है कि CBI को हैंडओवर करने से पहले जो भी कुछ प्रकरण हुआ, वहाँ पर जिस तरीके से अटैक किया गया, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ये भी उठ रहे हैं कि क्या जो सबूत थे, बहुत सारी जो चीजें थी, उसको हटाने की कोशिश की गई है। खैर, यहां पर मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है CBI को कि आपको एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करना होगा 22 अगस्त को। मतलब कल जो है CBI को एक स्टेटस रिपोर्ट डालना होगा, दर्ज करना होगा सुप्रीम कोर्ट में, और बताना होगा कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या किया गया है। लेकिन सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं टास्क फोर्स के बारे में। बेसिकली अगर आप देखोगे, यहां पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है टास्क फोर्स का, वो है रिकमेंडेशन देना in regard to modalities to be followed across India for ensuring safety at the workplace। मतलब it's not just about hospitals, मतलब देश में किसी भी ऑफिस में कहीं पर भी यहां पर सेफ्टी को लेकर रिकमेंडेशंस दिया जाए इस टास्क फोर्स के द्वारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और बोला यह गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपको इंटरिम रिपोर्ट 3 हफ्ते के अंदर सबमिट करना होगा, और जो फाइनल रिपोर्ट है उसको 2 महीने के अंदर सबमिट करना होगा। और इस पूरे टास्क फोर्स के अंदर कौन कौन से लोग हैं आप देख सकते हो, सभी के नाम। और साथ ही साथ आप देख पाएंगे यहाँ पर जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पद पर कोई भी पर्सन है तो वो ऑटोमेटिकली इसका मेंबर हो जाएगा। जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, होम सेक्रेटरी हो गए, सेक्रेटरी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, और चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन एंड प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स। तो इस पूरे मेंबर्स का पूरा ये टास्क फोर्स बनाया गया है। तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अल्टीमेटली रिकमेंडेशन क्या देते हैं, ताकि किस तरीके से स्पेशली महिलाओं की जो सेफ्टी है वर्क प्लेस पर, वो इंश्योर किया जा सके। खैर, मैं आपको बता दूं, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो एक्शन रहा है उसको लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। स्पेशली आप देख सकते हो, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी बोला है कि आप स्टेटस रिपोर्ट फाइल करिए कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या प्रोग्रेस हुआ है। मतलब RG कर मेडिकल कॉलेज में जितना भी कुछ हुआ, उसको लेकर आपको एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करना होगा। और ये सारी चीजें तब हो रही हैं, आपको पता ही है, वेस्ट बंगाल में जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो
लगातार ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रही हैं कि यहाँ पर चीज़ों को बहुत गलत तरीके से हैंडल किया गया है। खैर, मैं आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रस्ट्रेशन भी दिखाया कि किस तरीके से इस पूरे मामले में एफआईआर को भी डिले किया गया है। मतलब कि अगर आप देखोगे, जिस दिन ये हादसा हुआ पूरा, और अनफॉर्चुनेटली जो उनके परिवार वाले हैं उनको सच्चाई नहीं बताई गई, एफआईआर में देरी कराई गई, तो कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को एक्सप्रेस किया है। और यहां पर जजेस ने यह भी कहा है कि ये जो पूरा इंसिडेंट है वो बहुत ज्यादा हॉरिफिक है, और स्पेशली जो अथॉरिटीज हैं, हॉस्पिटल अथॉरिटीज, उनके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिया, ऐसा लगता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में यहां पर जो प्रिंसिपल है, कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, वो इसको सुसाइड की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि अगर आपको याद हो तो यहां पर जो परिवार वाले हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनका जो बयान आया, उनका यही कहना था कि स्टार्टिंग में तो बोला गया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है, फिर बोला गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। आगे चलकर पता चलता है कि नहीं, उनके बेटी के साथ बहुत ज्यादा घिनौना हरकत हुआ है, जो कि बिल्कुल भी परिवार, मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं। और इसीलिए अगर आप देखिए तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कोलकाता पुलिस के ऊपर भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया और कहा कि यहां पर हजारों की जो भीड़ है वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में आ जाती है और आप दर्शक बनकर देखते रहते हो। और इसीलिए अगर इनफैक्ट आप देखोगे तो यहां पर सवाल जो हॉस्पिटल है, जो प्रिंसिपल हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा खड़ा होता है। और आप देख सकते हैं यहां पर जो सीबीआई है वो लगातार चौथे दिन क्वेश्चनिंग की है उनके प्रिंसिपल से। एक्चुअली हुआ क्या था कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जो उस समय प्रिंसिपल थे, उनको वहां से हटा दिया गया, लेकिन तुरंत जो है दूसरी जगह उनको प्रिंसिपल बना दिया गया था। और इसी की वजह से यहां पर सवाल खड़ा हुआ कि इनकी तरफ से एक्शन नहीं लिया गया, चीजों को दबाने की कोशिश की गई, फिर भी यहां पर राज्य सरकार उनको क्यों प्रोटेक्ट कर रही है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी रिप्रेजेंटेशन दे रही थी सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने भी इस चीज को लेकर सवाल खड़ा किया और कहा कि 7,000 के आसपास भीड़ हॉस्पिटल में कैसे एंटर कर गई, और यहां पर कहीं ना कहीं एविडेंस को खत्म करने की कोशिश की गई है। खैर, कल पूरे सुनवाई के बीच में आपको बता दूं डॉक्टर सेफ्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और यहां पर हेल्थ केयर सिस्टम में कुछ बदलाव की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसको आप सभी को जानना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो यहां पर यह कहा कि जिस तरीके से डॉक्टर्स कम्युनिटी के ऊपर वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रहा है, वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। यहां पर जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो काफी वल्नरेबल हो गए हैं, और साथ ही साथ स्पेशली जो महिलाएं हैं वो उनको काफी ज्यादा अब्यूज झेलना पड़ता है, सेक्सुअल अब्यूज झेलना पड़ता है, जो कि अभी हमने देखा। तो यहां पर इसके सुधार के लिए क्या करना चाहिए, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट तो देखो यहां पर वो सजेशन दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए सजेशन दिया है, अब देखना होगा कि क्या राज्य सरकारें, केंद्र सरकार साथ मिलकर इसको लेकर काम करते हैं कि नहीं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, चाहे वो पब्लिक कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, साथ ही साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन सभी को पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर कर देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर कर दोगे तो अगर कोई भी हैरेस करता है, कोई भी किसी प्रकार का गलत काम करता है, तो उसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। फिर दूसरा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सजेस्ट किया है कि जो म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स के प्रीमाइसेस होते हैं वहां पर मैंडेटरी जो है एक पुलिस आउटपोस्ट बनाना चाहिए, ताकि सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जा सके। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए, एक इंस्टीट्यूशनल जो सेफ्टी होनी चाहिए मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर मिसिंग है। स्पेशली क्या होता है, आपने देखा होगा इस केस में भी जो ट्रेनी डॉक्टर थी वो काफी लंबे समय से काम कर रही थी, ओवरनाइट ड्यूटी कर रही थी यहां पर। तो जब एक महिला या फिर कोई भी डॉक्टर अगर इतना ज्यादा लंबा काम करता है तो उसकी सेफ्टी का भी तो ध्यान रखना चाहिए। एक प्रॉपर रेस्ट रूम होना चाहिए, यहां पर कहां पे वो सोएगी, क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा इस पूरे मामले में यह भी बताया जा रहा है कि जो ट्रेनी डॉक्टर है उसके पास सोने को कोई जगह नहीं थी, तो वो सेमिनार हॉल में जाकर सोई। तो इसको लेकर सवाल खड़ा होता है कि जब डॉक्टर्स इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है, उसके बावजूद भी हम बेसिक फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसको लेकर सवाल खड़ा किया गया। अब देखना होगा कि क्या सरकारें सभी मिलकर इसको लेकर काम करती हैं कि नहीं। खैर, अगर हम ओवरऑल वुमेन सेफ्टी की बात करें, जब सुप्रीम कोर्ट में इसमें पूरा डिस्कशन हो रहा था, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का कई सारे बयान आए हैं। यहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने यहां पर कहा है कि जो सेफ्टी ऑफ वुमेन है वो नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है। द नेशन कैन नॉट अवेट अनदर रेप फॉर इट टू टेक सम स्टेप्स फॉर द रियल चेंज टू हैपन। मतलब कि देश एक और इस तरह के रेप का
वेट नहीं कर सकता कि हम उस समय कोई बदलाव करेंगे। जरूरी यह है कि यहाँ पर कानून लाया जाए और जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और यहां पर जो सिस्टमिक इश्यूज हैं सिस्टम के अंदर उसको एड्रेस किया जाए। वी हैव टू डू समथिंग राइट हियर एंड नाउ टू एंश्योर दैट द कंडीशंस ऑफ सेफ्टी आर मेंटेन इन टर्म्स ऑफ प्रोटोकॉल। मतलब चीजें बस पेपर पर नहीं होनी चाहिए, एक प्रॉपर ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा, ऐसा साफ साफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमें इनफैक्ट अगर आप देखोगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान और जो जजेस हैं उनका कहना है कि हमें पता है कि जो इंटर्न हैं, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, वुमेन डॉक्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा काम का उनके ऊपर प्रेशर रहता है, 36 आवर्स तक लगातार वो काम करती हैं। सो इसकी वजह से हमें ज़रूरी है कि अगर वो इतना काम कर रही हैं तो उनका सेफ्टी का भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, उनको देखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो जेंडर वायलेंस है, इट शोज लैक ऑफ सेफ्टी फॉर वुमेन इन द सिस्टम। इफ वुमेन आर नॉट एबल टू गो टू वर्क एंड वर्किंग कंडीशंस आर नॉट सेफ, हम मतलब इक्वालिटी को डिनाई कर रहे हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी होने नहीं देना है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल हुई अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी तो देखिए इसको लेकर काफी सुनवाई वगैरह होगी, हो सकता है बहुत सारी चीजें निकल कर आएं, तो मैं आपको इसके बारे में आगे डिटेल से बताऊंगा। बट देखिए अगेन यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि मैं अगेन वही चीज स्टार्टिंग में जो आपको कहा था कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो पूरे देश को हिलाकर रख देते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मौका होता है कि हम चीजों को सुधार सकें, हम चीजों को वापस से बिल्ड कर सकें, एक बेटर एनवायरनमेंट हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए प्रोवाइड कर सकें। देखना होगा सरकारें ऐसा करती हैं कि नहीं। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले, क्योंकि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, स्पेशली इंडिपेंडेंस, आपको पता है कि जो आज़ादी हमें मिली है उसमें भी महिलाओं का योगदान था। क्या बता सकते हो हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन? ये 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टडी IQ पर अगर आप देखोगे, अगर आप 2025 की UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो बैच अवेलेबल है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर लॉन्ग टर्म बैच, मतलब 2026 की जो लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं, 2 साल के बाद जो प्रीलिम्स का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए एक डेडिकेटेड बैच आज से ही स्टार्ट हो रहा है। तो आपके पास अच्छा मौका है। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दीज कोर्सेज एंड आई होप कि वीडियो आपको समझ आया होगा। सी यू सून, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।